हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सोम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के, जो कि आपके आने वाले यूनिवर्सिटी फाइनल एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और अपन डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी के कुछ सोम के क्वेश्चंस को। तो जैसा कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का है और उसका आप डेट देख सकते हो, ये 26 मई 2023 में आया हुआ है 5 मार्क्स में। जो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि पहला कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसमें ये आ चुका है 2023 में मई में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ प्रेजेंटेशन में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अपन इसका फटाफट एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी अपन कुछ 5 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क्स में आ चुके हैं। उसके बाद फिर अपन 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जनरली मैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो अपन देख सकते हैं पहले क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्राइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इलास्टिक कर्व। ठीक है, ये आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मॉड्यूल का है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मॉड्यूल का ये क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में आया था। तो इसमें करना क्या है बेसिकली, इसमें करना आपको ये है, इसमें आपको ये इक्वेशन ड्राइव करनी है। फाइनली आपका ये आना चाहिए, ये आपका डेरिवेशन का आउटकम होना चाहिए। ये फाइनली इसमें पूछ रहा है, इसी को इलास्टिक कर्व इक्वेशन बोलते हैं। यही अपने को ड्राइव करना है इस इक्वेशन में। ठीक है, और इसके लिए अपन ने जो डायग्राम देखा है वो आप डायग्राम इधर देख सकते हो। इस डायग्राम में आप ये देखो कि ये एक आपका बीम है, ए बी बीम है, उस पर ए और बी पे सपोर्ट लगा हुआ है, उस पर कुछ लोड लग रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि बीम का एक एलिमेंट ले लिया है पी क्यू। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पी क्यू एक बीम का एलिमेंट है और बीम कुछ ऐसे कर्व कर गया है। बीम का एक कर्व्ड पार्ट है, बीम ऐसे कुछ कर्व हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो पी क्यू यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है बीम का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जो कि जिसका सेंटर ओ है। और जो पी और क्यू दो पॉइंट्स है, उस पर जब अपन ने नॉर्मल्स ड्रॉ किया तो उसके बीच में डी थीटा का एंगल बन रहा है। तो डी थीटा यहाँ पे क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स एट पॉइंट पी एंड क्यू। तो इसके लिए आपको ये डायग्राम जो है एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आप देख सकते हो, ड्यू टू लोड लेट द बीम ए बी बैंड्स टू द इलास्टिक कर्व ए डैश बी क्यू बी डैश। वो कह रहा है कि लोडिंग की वजह से आपका जो बीम ए बी है, ये जो बीम आपका ए बी है, ये देख रहे हो, ये बीम ए बी जो है आपका, ये बीम ए बी ये बेंड कर जा रहा है, इसकी बेंडिंग हो जा रही है। और ये बेंड कैसे कर रहा है, ए डैश पहुंच जा रहा है, ए डैश बी क्यू और बी डैश, ऐसे करने के बाद बीम बेंड करके कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये बीम आप देख सकते हो, ये ए बी बीम था, वो बेंड करके कुछ ऐसा हो गया। बराबर। नेक्स्ट है फ्रॉम द बेंडिंग इक्वेशन। अपने को बेंडिंग इक्वेशन मालूम है, बेंडिंग इक्वेशन अपन ने पढ़ा था। बेंडिंग इक्वेशन में बेंडिंग स्ट्रेसेस में पढ़ा था बेंडिंग इक्वेशन ही। बेंडिंग इक्वेशन से आया अपने पास। बेंडिंग इक्वेशन क्या कहता है अपने को, एम अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो फर्दर अपन ने क्या किया, ये जो ई इधर था न्यूमरेटर में, इसको इधर ले आया डिनोमिनेटर में। तो एम अपॉन ई आई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर हो गया। ये इक्वेशन 1 हो गया अपना। तो ये जो बेंडिंग इक्वेशन है, ये अपने को याद रखना है डायरेक्टली यहाँ पे, और अपन इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे एम देख सकते हो अपना, एम क्या है, यहाँ पे एम है आपका बेंडिंग मोमेंट कॉजिंग ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ये एम यहाँ पे क्या है, वो बेंडिंग मोमेंट है जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है बीम में। ई आई यहाँ पे क्या है, ई आई को अपन बोलते हैं फ्लेक्सरल रिजिडिटी। फ्लेक्सरल रिजिडिटी ई आई है यहाँ पे। ई यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और आई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। और आर यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे कि आप देख सकते हो, बीम ऐसे बेंड कर गया, तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये किस रेडियस पे ये बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो टर्म्स इसमें बेंडिंग इक्वेशन में थे, इसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। नेक्स्ट अपन अब क्या करेंगे, कंसिडर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन द इलास्टिक कर्व। अपन क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स को पी एंड क्यू, दो ऐसे पॉइंट्स को इलास्टिक कर्व में, जो ये बीम है आपका, इस पर अपन 2 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे पी एंड क्यू। और पी और क्यू पे क्या करेंगे, अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। देख लो ऐसे नॉर्मल अपन ने ड्रॉ किया, और वो सेंटर पे जाके ओ पे मिल रहा है। तो दोनों नॉर्मल्स जो पी एंड क्यू पे जो अपन ने नॉर्मल्स ड्रॉ किया, इसको अपन नॉर्मल्स बोलते हैं। ये पी पॉइंट पे तुम्हारा, इस पे इधर जाके ज्वाइन किया, इस पे इधर जाके ज्वाइन किया सेंटर पे। तो ये सेंटर पे जाके ये मिल रहा है, तो इन दोनों नॉर्मल्स के बीच को एंगल को अपन बोलेंगे डी थीटा। डी थीटा क्या है यहाँ पे, डी थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स। ठीक है, तो डी थीटा अपना क्या है यहाँ पे, ये एंगल है बिटवीन द नॉर्मल्स। दोनों नॉर्मल्स पी और क्यू पे जो अपने नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं, उसके बीच का ये एंगल है। उसके बाद फर्दर नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा। अब देखो पी क्यू क्या है यहाँ पे, ये जो पी क्यू है, जैसे कि तुम्हारा बैंड बीम ऐसे था, वो बैंड अब ऐसे हो गया। तो ये पी क्यू क्या चीज़ है यहाँ पे, पी क्यू है आपका, पी क्यू जो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, तो ये आर्क है बैंड कर्व पार्ट का पी क्यू इज़ द आर्क। पी क्यू आर्क बताया, तो अपने को मालूम है आर्क इज इक्वल, आर्क को कैसे अपन लिख सकते हैं, पी क्यू जो अपना आर्क है, जो यहाँ पे आर्क बन रहा है कर्व्ड बीम के ऊपर जो आर्क बन रहा है पी क्यू, कर्व्ड बीम के ऊपर जो आर्क बन रहा है पी क्यू, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, अपने को मालूम है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा। अपन क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा। बेसिकली ये क्या हो गया यहाँ पे, आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर उसके बाद अपन ने क्या किया है इधर,
देखो अपन ने क्या किया है, आर को अपन 1/r में लिया है और डी थीटा अपन पी क्यू लिख दिया अपन ने। फर्दर इसको अपन इधर सिंपली इसको अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया। उसके बाद फर्दर अपन ने क्या किया यहाँ पे, डी थीटा और पी क्यू की जगह अपन ने डी एक्स लिख दिया यहाँ पे। ये जो पी क्यू था तुम्हारा, आर्क पी क्यू था, इसको अपन ने डी एक्स लिख दिया कि ये डी एक्स इज़ द डिस्टेंस, ठीक है। सिंस क्योंकि जो है डिस्टेंस पी क्यू जो है वो बहुत छोटा आर्क है, तो जो जैसे कि मान लो ये तुम्हारा पी क्यू आर्क है, ये पी क्यू आर्क है, तो ये आर्क लेंथ और बहुत छोटे पी क्यू के लिए ये आर्क लेंथ और ये डिस्प्लेसमेंट पी क्यू, ये वाली दूरी और ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सिंस फॉर वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन आर्क पी क्यू इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये आर्क पी क्यू जो है वो तुम्हारा डी एक्स के बराबर है फॉर इज़ वेरी स्मॉल। अपन ने इसको मान लिया, ये अपना अजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा होता है आर्क पी क्यू, बहुत छोटा है। तो फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, पी क्यू की जगह डी एक्स लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन आप क्या करोगे, ये देखो डी वाई, ये अपना नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में अपन ने क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। डी वाई ओवर डी एक्स क्या है बेटा, ये स्लोप है अपना। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता था, ये अपना स्लोप होता था, अपने को मालूम है स्लोप क्या होता है। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा और विच इज़ इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो थीटा क्या होता है यहाँ पे, थीटा वो टेंजेंट की लाइन और जो टेंजेंट होता है अपना, जिस पॉइंट पे अपन स्लोप निकाल रहे हैं, तो उस पॉइंट पे जब अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करेगी, तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसी को अपन थीटा बोलते हैं। तो बेसिकली बस इसमें इतना सिंपल याद रखो कि डी वाई ओवर डी एक्स क्या है, ये स्लोप है। ये जो बैंड कर्व है आपका, ये जो बीम बेंड कर गया है, इसके ऊपर ये क्या है, स्लोप है। पी पॉइंट पे या क्यू पॉइंट पे कितना स्लोप है वो चीज़ है, ये स्लोप बता रहा है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फर्दर अपन क्या करेंगे, अपने को ये चीज़ मालूम है कि भाई जो फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। फॉर वेरी स्मॉल एंगल अपन टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो अपने को यहाँ से क्या मिल गया, अपने को ये मिल गया यहाँ से, इस वाले पार्ट से अपने को ये मिल गया कि थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये अपने को मिल गया यहाँ से अपने को मिल गया थीटा इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये अपने को याद रखना है। अब अपन क्या करेंगे फर्दर कि ये जो अपना ऊपर वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था जिसमें अपन ने लिखा था 1/r इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे थीटा की जगह अपन ये पुटअप कर देंगे। थीटा की जगह अपन ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा फर्दर, देखो 1/r इज इक्वल टू ये जो अपना डी थीटा ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थीटा की जगह रख देंगे डी वाई ओवर डी एक्स। तो 1/r इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और थीटा की जगह अपन रख देंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये हो जाएगा फर्दर, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ y। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ये हो जाएगा फर्दर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इक्वेशन 2 में भी मैंने वही चीज़ लिखी है, 1/r इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी तुम्हारी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब फर्दर अपने को क्या करना है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को कंपेयर करना है। आप देखो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, m/i इज इक्वल टू 1/r, और इक्वेशन 2 भी यही बोल रहा है 1/r इज इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ y मीन्स डिफ्लेक्शन। तो अपन इक्वेशन 1 और 2 के थ्रू अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट दिस। ये अपन लिख सकते हैं क्योंकि 1/r जो है वो ये m/i के बराबर है और यहाँ पे 1/r भी डबल डेरिवेटिव के बराबर है। तो अपन क्या करेंगे, m/ei इज इक्वल टू 1/r की जगह अपन ये पुटअप कर देंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ y, ये लिख देंगे अपन। और फिर बाद में क्या करेंगे, ei को इधर भेज देंगे, इक्वेशन के उधर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो फाइनली ये आ जाएगा अपने पास, जो कि अपने को ड्राइव करना था, ये अपन ने ड्राइव कर दिया। तो ये फाइनली जो लास्ट में ये आया, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 26 मई 2023 को आया है यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्रॉ द शेप फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L लोडेड विद यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W kN per meter एट वन एंड 0 एट द अनदर एंड। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये UVL लग रहा है, ये यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंपली सपोर्टेड बीम में एक एंड से लोड बढ़ता मैक्सिमम हो जा रहा है, दूसरे एंड पे जाके लोड मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करना है अपने को, इसके लिए अपने को शेप फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है अपना, यूजुअली जो अपन करते हैं वो सबसे पहले रिएक्शंस निकालते हैं सपोर्ट पे। तो यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, रिएक्शंस निकाल लेंगे। अपन देख लेंगे कि RA कितना आ रहा है और RB कितना आ रहा है। RA और RB अपन निकाल लेंगे दोनों सपोर्ट्स पे। जब RA RB अपना आ जाएगा, दोनों सपोर्ट का रिएक्शन आ जाएगा कि दोनों सपोर्ट पे कितना रिएक्शन आ रहा है, उसके बाद अपन शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है। तो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड में ये तो अपने को कन्फर्म हो गया कि ना ही
शेयर फोर्स डायग्राम का लीनियर आएगा ग्राफ और ना ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लीनियर आएगा ग्राफ, ये दोनों ही एक कर्व आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों का शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो आप ये देखो, जब अपन शेयर फोर्स इक्वेशन लिखेंगे, शेयर फोर्स इक्वेशन लिखने के बाद जब उसको अपन प्लॉट करेंगे तो शेयर फोर्स का कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा दोनों के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, शेयर फोर्स 0 हो रहा होगा, और जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो जाएगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। तो आप ये देखो, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। बेंडिंग मोमेंट वाला कर्व जब आप देखोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ भी क्या हो रहा है कि ये शेयर फोर्स आपका कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, बीच में 0 हो जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे प्लस में था और यहाँ माइनस में हो गया। ठीक है, और आर ए आर बी अपन निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले अपन आर ए आर बी निकाल लेंगे। जब आर ए आर बी निकाल लेंगे तो अपने को 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अपने को ये पॉइंट मिल जाएगा एक और अपने को ये पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद दोनों के बीच में तो जाहिर सी बात है एक कर्व बनेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे एक कर्व बनेगा ना, एक पैराबोलिक कर्व बनेगा। ये तो आपका लीनियर होगा नहीं, तो अपन एक पैराबोलिक कर्व बना देंगे यहाँ पे, जो कि बीच में यहाँ से पास करेगा। ठीक है, और वहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो जाएगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो अपने को अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे, जब अपन बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखने के बाद अपन जो है प्लॉट कर सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन जो है उसको अपन प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा कर्व आएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा इस प्रॉब्लम के लिए। ये शेयर फोर्स डायग्राम है और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। दोनों ही डायग्राम आप तभी बना पाओगे जब आप दोनों की इक्वेशन लिख पाओगे। बिना इक्वेशन लिखे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना और शेयर फोर्स डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी अपन शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको रिएक्शंस निकालना है। रिएक्शंस निकालना है सपोर्ट पे। जब आप रिएक्शंस निकाल लोगे तो फिर दूसरा स्टेप होता है आपका कि अपने को शेयर फोर्स इक्वेशन लिखना है। किसी भी एक सेक्शन एक्स एक्स पे आपको शेयर फोर्स इक्वेशन लिखना है। जब शेयर फोर्स इक्वेशन लिख लोगे तो आप क्या करो, उस शेयर फोर्स इक्वेशन से अलग अलग पॉइंट्स पे शेयर फोर्स निकाल लो। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए थर्ड स्टेप में आप बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लो। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिख लो, किसी भी एक सेक्शन एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। फिर उस बेंडिंग मोमेंट से आप प्लॉट करो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। ठीक है, तो ये जनरली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप यही कि आपको रिएक्शन निकालना है। सपोर्ट पे आपको रिएक्शन निकालना है कि सपोर्ट पे रिएक्शन कितना आ रहा है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अपन नेक्स्ट चलते हैं उसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो कि 26 मई 2023 को 5 मार्क्स में आया है। जो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है 5 मार्क्स वाला, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस ऑफ अ कॉलम। तो कॉलम जो होता है अपना, जैसे कि जनरली अपन मान लो कोई भी कॉलम ले, जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई कॉलम है। ठीक है, ये यहाँ से फिक्स्ड है और यहाँ पे अपन लोड लगा रहे हैं। तो ये कॉलम के सपोर्ट्स पे एंड कंडीशंस क्या हो सकती है, ये जो कॉलम्स के 2 एंड्स हैं इस पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती है उसकी बात कर रहा है। आपको एंड कंडीशंस डिफाइन करना है कि ये एंड पे कौन सी कंडीशंस हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने ये कॉलम ले लिया है, ये कॉलम लेने के बाद यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे किस तरह का सपोर्ट हो सकता है, तो उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जनरली अपन 4 तरह के कंडीशंस को पढ़ते हैं। पहला कंडीशन ये है कि बोथ द एंड हिंज, मीन्स जो आपका ये मान लो कॉलम है, ये आपका कॉलम है, मान लो यहाँ पे भी एक हिंज लगा रहेगा और यहाँ पे भी एक हिंज लगा रहेगा, हिंज रहेगा दोनों तरफ। ठीक है, और जब अपन लोड लगाएंगे, जब ऊपर से अगर मान लो इधर से लोड लगा रहे हैं तो वो हिंज में फिर इस तरीके से बकल करेगा। ठीक है, क्योंकि हिंज लगा हुआ, हिंज लगने की वजह से कुछ इस तरीके से वो बकल करेगा। आप देख सकते हो इस वाले डायग्राम में कि दोनों तरफ हिंज है, हिंज सपोर्ट है इसको, या पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट भी कहते हैं अपन। तो पहला एंड कंडीशन तो ये हो गया कि कोई भी आपका कॉलम है उसके दोनों एंड पे इस तरीके से अपन सपोर्ट दे सकते हैं, दोनों एंड जो है उसके वो हिंज सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है आपका, दूसरा केस आपका है वो जो है कि एक तो आपका फिक्स्ड एंड है, मान लो ये वाला सेकंड केस है आपका, इसमें क्या है, एक तो आपका मान लो ये जैसे कि तुम्हारा बीम है ये, और ये वाला फिक्स्ड एंड है और यहाँ पे अपन लोड लगा रहे हैं। तो जब इधर अपन लोड लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड कर सकता है, कुछ इस तरीके से बेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन वन एंड फिक्स्ड अनदर एंड फ्री। एक एंड आपका फिक्स्ड है, दूसरा एंड आपका फ्री है, तो इसको बोलते हैं अपन फिक्स्ड सपोर्ट, वन एंड फिक्स्ड एंड वन एंड फ्री सपोर्ट। तो ये जो दोनों एंड्स होते हैं कॉलम के, उसकी सपोर्ट की बात कर रहा है कि दोनों एंड्स पे किस तरह के अपन सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये दूसरा केस हो गया। थर्ड वाले केस में क्या होगा कि बोथ एंड्स फिक्स्ड, दोनों ही एंड्स फिक्स्ड है आपके। मान लो ये दोनों एंड्स जो हैं आपके, ये दोनों ही एंड्स फिक्स्ड हैं, ये दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं आपके। उसके बाद अगर मान लो इस पर लोड लग रहा है कुछ इधर से, दोनों एंड्स फिक्स्ड हैं, तो यहाँ पे जब कुछ इसकी बकलिंग होगी तो बकल होने के बाद कुछ ऐसी बकलिंग होती है इसकी। ठीक है, कुछ ऐसे बकल करता है क्योंकि ये वाला एंड सपोर्ट है, फिक्स्ड है, ये भी सपोर्ट फिक्स्ड है, तो दोनों फिक्स्ड होने की वजह से कुछ ऐसे बकलिंग होगी इसकी। तो ये थर्ड वाला केस हो जाएगा कि दोनों ही एंड्स फिक्स्ड हैं। उसके बाद एक तीसरा केस आता है जो आपका लास्ट केस है इसका। तीसरा केस में ये होता है कि आपका एक एंड तो फिक्स्ड है, मान लो ये वाला तो एंड फिक्स्ड हो गया, और दूसरा एंड यहाँ पे जो है वो हिंज है। फिर जब अपन इसमें लोड लगाएंगे तो क्या होगा, इधर से मान लो जब अपन ने लोड लगाया, इस वाले एंड से अपन लोड लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे बकल करता है, ऐसे
कुछ ऐसे बकल करेगा, ठीक है। तो ये सब इसमें एंड कंडीशंस की बात हो रही थी कि जब अपना जो कॉलम होता है उस कॉलम में अपन किस तरह से एंड पे सपोर्ट दे सकते हैं, किस तरह की एंड कंडीशंस हो सकती है। तो यहाँ पे ये 4 कंडीशंस को मैंने डिस्कस किया है। बोथ एंड हिंज हो गया, और उस जिसको हिंज भी कहते हैं या पिन भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एक होता है आपका वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फ्री, बोथ एंड फिक्स्ड, और थर्ड लास्ट वाला है आपका वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड पिन। पिन मतलब या हिंज एक ही चीज़ है, पिन हो या हिंज हो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये 4 केस होते हैं, 4 तरह के आपके एंड कंडीशंस होती हैं किसी भी कॉलम की, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स में आया था। अब ये चारों केस को लिख के इसको डिस्क्राइब कर सकते हो और ये डायग्राम बना सकते हो, तो ये आंसर पूरा हो जाएगा। अपन नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था, स्ट्रेन एनर्जी का क्वेश्चन था, जो कि 5 मार्क्स का था। ये 26 मई 2023 को आया 5 मार्क्स में। ये आप देख सकते हो 26 मई को ये 5 मार्क्स में आया हुआ है। इसमें क्या करना था आपको, इसमें अपने को स्ट्रेन एनर्जी निकालना था। डिटरमाइन द स्ट्रेन एनर्जी फॉर द स्पेसिमेन शोन इन द फिगर लोडेड विद अ लोड ऑफ 150 किलोन्यूटन इंटेंसिटी। ई जो है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लेना है। तो ये आपका स्पेसिमेन है, ये स्पेसिमेन है आपका। इस स्पेसिमेन में इधर से और इधर से आपका टेंसाइल लोड लग रहा है, 150 किलोन्यूटन का इंटेंसिटी का टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये स्पेसिमेन जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक का डायमीटर 25 है, दूसरे का डायमीटर 50 है। एक की लेंथ 500 है, दूसरे की लेंथ 250 है। तो 2 स्पेसिमेन को जोड़ा गया है आपस में, उससे एक स्पेसिमेन बना है। एक आपका डायमीटर 25 का है, दूसरे का डायमीटर 50 mm का है। एक की लेंथ 250 mm है, दूसरे की लेंथ 500 mm है। उस पर अपन लोड लगा रहे हैं। तो लोड लगने की वजह से इस मटेरियल में, इस स्पेसिमेन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इस मटेरियल के पास कितनी एनर्जी होगी, तो एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है कि इसके पास कितनी स्ट्रेन एनर्जी होगी। क्योंकि अपन इसको स्ट्रेन कर रहे हैं ना, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। तो उसी स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है कि इस मटेरियल के पास, इस स्पेसिमेन के पास कितनी स्ट्रेन एनर्जी है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आप देख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे मैंने स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू P²L/2AE। पी यहाँ पे क्या है, जो अपन लोड लगा रहे हैं वो P हो जाएगा लोड। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ द पार्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ द पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं करना है आपको। ये जो स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन के 2 पार्ट से बना हुआ था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसको अपन ने क्या किया, 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। जब 2 पार्ट में अपन ब्रेक करेंगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो देखो पार्ट 1 ये हो जाएगा, पार्ट 2 ये हो जाएगा। इस पर भी 150, क्योंकि भाई ये इक्विलिब्रियम में रेस्ट पे, तो दोनों तरफ से 150 का, इधर से भी 150 इधर से भी 150, इधर से भी 150 का लोड लगेगा, और दोनों के लेंथ और डायमीटर अपने को मालूम है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स की, जो दोनों पार्ट्स है, अपन इन दोनों पार्ट्स के लिए स्ट्रेन एनर्जी सेपरेटली निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का एरिया और लेंथ अलग अलग है। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन लिख सकते हैं टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू P1² L1 प्लस P2² L2/2A2E2। अपने को मालूम है P1 मालूम है, P1 कितना लग रहा है, P1 अपने को मालूम है 150 लग रहा है, तो 150 किलो न्यूटन दिया हुआ था, तो उसको अपन ने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 1,50,000 हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। L1 अपने को मालूम है, L1 वाला जो पार्ट है उसका 500 है, ठीक है। एरिया अपने को मालूम है, एरिया क्या होता है भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कुलर बार हो जाएगा πd²/4। और अपने को लेंथ मालूम है, अपने को ई मालूम है, ये अपना कितना दिया हुआ 2 × 10⁻⁴, तो ये E1 है। और क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है, तो दोनों के लिए ई सेम होगा, लेंथ दोनों की अलग अलग होगी और डायमीटर दोनों का अलग अलग होगा। तो इस फॉर्मूले में सेपरेटली अपने को दोनों की वैल्यूज़ को पुटअप करना है। जब इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यूज़ को अपन पुटअप करेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी आपका जो इस स्पेसिमेन का निकल के आ जाएगा वो 31847.134 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। फाइनल आंसर जो आ जाएगा आपका वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, बस स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ किया अपन ने। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या कहता है, P1² L/2AE। P यहाँ पे लोड है, L यहाँ पे लेंथ है, A यहाँ पे एरिया है, और यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों ही पार्ट के लिए, क्योंकि ये स्पेसिमेन 2 पार्ट से मिलकर बना था, तो दोनों स्पेसिमेन के लिए अपन ने स्ट्रेन एनर्जी निकाल लिया और दोनों को प्लस कर दिया, सिंपल। दोनों का एरिया अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शन अलग है, दोनों का डायमीटर अलग अलग दिया हुआ है ना। तो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 150, इसका डायमीटर दिया हुआ है 25, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा, और दोनों की लेंथ भी अलग अलग है। इसका लेंथ 500 है, इसका लेंथ 250 है। तो इसके लिए दोनों के लिए अपन सेपरेटली स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा स्ट्रेन एनर्जी 31847.134 न्यूटन mm, ठीक है। तो ये स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा, जो कि 5 मार्क्स का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अगर मान लो कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जिस प्रॉब्लम में मान लो यहाँ पर अपन ने 2 पार्ट से बना हुआ था, मान लो किसी 3 पार्ट से बना हुआ हो, एक पार्ट ये हो, दूसरा पार्ट ये हो, तीसरा पार्ट ये हो, तो उस केस में भी अपन को 3 पार्ट्स के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। P1² L1/2A1 इसी के लिए दूसरे पार्ट के लिए, फिर तीसरे पार्ट के लिए, और तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल स्पेसिमेन का स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। 3 पार्ट अगर हो, तो यहाँ पे 2 ही पार्ट था, तो अपन ने 2 के लिए किया है यहाँ पे। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। थर्ड को आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो। इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, राइट अजम्पशंस मेड इन थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्जन एंड राइट टॉर्जनल फार्मूला। इसमें आपको क्या करना था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, प्रीवियस 2 ईयर्स में 2 बार आ चुका है, मतलब 26 मई 2023 को भी आया था और 23 नवंबर 2023 को भी आया था। दोनों ही बार ये 5 मार्क्स का आ चुका है। तो ये जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बार बार आता है। तो या तो वो अजम्पशन पूछते हैं, अजम्पशंस आना ही आना है, या तो एक कभी अजम्पशन वो पूछेंगे राइट द अजम्पशंस इन द थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्जन, या तो फिर पूछेंगे राइट द अजम्पशंस मेड इन द थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग।